हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो हमने इकोनॉमिक्स को इनिशिएट तो कर दिया था, लेकिन इसके बारे में डिटेल नहीं पढ़ा था। तो आज आप अयान अग्रवाल के साथ पूरा का पूरा वीडियो समझेंगे, जिसमें हम माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स और इकोनॉमिक्स की उत्पत्ति का कारण, ये सारे जो बेसिक पॉइंट है वो हम समझेंगे। तो पहले हम प्रीवियस स्लाइड को थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं आगे बढ़ने से पहले, कि इकोनॉमिक्स की शुरुआत क्यों हुई थी, इकोनॉमिक्स का मतलब क्या है। पहले बेसिक ऑफ इकोनॉमिक्स समझते हैं। देखो, इकोनॉमिक्स क्या है। इकोनॉमिक्स सर्वोत्तम विकल्प की चयन प्रक्रिया है। यानी इकोनॉमिक्स ही हमें सिखाता है कि जो सबसे अच्छा प्रोडक्ट है, ये सबसे अच्छी क्वालिटी वाला प्रोडक्ट है, उसको हम कैसे चूज़ करें। नेक्स्ट है आपका मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज। इकोनॉमिक्स ही हमें बताता है कि संसाधनों का उपयोग कैसे कर सकते हैं, उनका प्रबंधन कैसे कर सकते हैं, कुशलतम उपयोग के बारे में सिखाता है, और संसाधनों को बेहतर तरीके से हम कैसे बांट सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों के बारे में हमें कौन सिखाता है, केवल इकोनॉमिक्स। अब जानते हैं कि इकोनॉमिक्स की उत्पत्ति का कारण क्या था, कि इकोनॉमिक्स हमारे पास आया, हम इसका उपयोग कर रहे हैं, तो इसका कारण क्या था। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल वाइज समझाती हूँ, ठीक है। तो सीमित संसाधन, कैसे संसाधन थे, सीमित, और इच्छा असीमित। नहीं समझ आया, कुछ भी समझ नहीं आया, इट्स ओके। देखो, हमारे पास जो संसाधन है, यानी कि रिसोर्सेज हैं, वो तो लिमिटेड है। क्या है, लिमिटेड। लेकिन हमारी जो इच्छाएं हैं, विश हैं, बिलिंग्स हैं, वो कैसी हैं, अनलिमिटेड है। हमारी इच्छा तो ये भी होती है कि हम आसमान से जाके चांद तारे तोड़ लाएं। इज इट पॉसिबल? नो, इट्स नॉट पॉसिबल। लेकिन इतना पॉसिबल था कि हमारे पास जितने रिसोर्सेज थे, उनको हम अच्छे से उपयोग कर सके इन अ बेटर वे, और जहाँ हमें ज़रूरत हो हम वही यूज़ करें। तो ये सारी चीज़ें ही हमें इकोनॉमिक्स सिखाता है, और इसका रीज़न ही था कि हम इकोनॉमिक्स को उत्पत्ति में लेके आए, इमर्ज करें अपनी लाइफ में, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, लिमिटेड रिसोर्सेस एंड बिल्स आर अनलिमिटेड। कैसी थी इच्छाएं, असीमित, अनगिनत, जिनकी कोई सीमा नहीं है। एक रीज़न ये हो गया। दूसरा रीज़न क्या हो सकता है, एक तो भाई हमें समझ आ गया कि हमारी इच्छाएं बहुत सारी हैं, रिसोर्सेज हमारे पास कम है। लेकिन दूसरा कारण क्या हो सकता है, दूसरा कारण हो सकता है लैक या स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज। यहाँ पे हमने बताया कि संसाधन सीमित है, लेकिन इस पॉइंट के अंदर हम बता रहे हैं कि जो हमारे संसाधन है वो कम है, यानी कि संसाधनों की हमारे पास दुर्बलता है। फॉर एग्जाम्पल, हम पेट्रोल की बात कर लेते हैं, डीजल की बात कर लेते हैं, पेट्रोलियम मटेरियल सारे। हमें पता है कि एक कार्बन मटेरियल को बनने में कितना टाइम लगता है, 3 मिलियन कुछ करके, 3 लाख मिलियन कहते हैं एक लेयर को बनने में, जिससे मतलब वो गाढ़ा गाढ़ा सा पदार्थ निकलता है। फिर उसको हम डिवाइड करते हैं मशीन से पूरा, लेकिन 3 लाख मिलियन साल लगते हैं एक कार्बन लेयर को बनने में। उस कार्बन लेयर से आपका सारा का सारा मटेरियल निकलता है। आप सपोज करो, इतनी सारी गाड़ियाँ चल रही हैं आजकल, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ गए हैं, तो प्रॉब्लम थोड़ी शॉर्ट हो गई हैं। लेकिन पुराने समय में इतनी सारी डीजल और अभी भी बहुत चल रही हैं। हर चीज़ में हम इनका इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर हम इतना इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हमारी जो अपकमिंग जनरेशन है, हमारा जो भविष्य है, उनके लिए क्या बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा। तो उन सब चीज़ों के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आए। तो वही है ना, ये सारी चीज़ें हमें कौन सिखा रहा है, इकोनॉमिक्स ही बता रहा है कि उनको कैसे मैनेज करना है हमें। और एक और इसकी परिभाषा क्या हो सकती है, एक और इसकी परिभाषा हो सकती है अल्टरनेटिव यूजेस ऑफ रिसोर्सेस।
संसाधनों का वैकल्पिक उपयोग। अब भाई वैकल्पिक उपयोग कैसे, देखो मैंने पहले आपको क्या बताया कि हमारे पास जो रिसोर्सेज है वो लिमिटेड है, लेकिन हमारी जो इच्छाएं हैं, बिलिंग्स है, वो कैसी हैं, अनलिमिटेड है। फिर मैंने बताया कि संसाधन कैसे हैं, कम है, तो उसकी जगह हम दूसरा ऑप्शन लेके आएंगे। अगर हमको पता है कि हमको डीजल पेट्रोल वगैरह ये सारा मटेरियल कम है, तो हम क्या करा, हमने इलेक्ट्रिकल व्हीकल ला दी। क्या ला दी, इलेक्ट्रिक व्हीकल। तो यहाँ पे मैंने दूसरा पॉइंट क्या लिखा है, अल्टरनेटिव यूज ऑफ रिसोर्सेज, संसाधनों का वैकल्पिक उपयोग। अगर हमारे पास डीजल पेट्रोल नहीं है तो हम क्या करेंगे, किसी और चीज़ को लेके आएंगे। तो ऐसे हमारी चीज़ें क्या होंगी, बैलेंस्ड हो जाएंगी, कमी नहीं खलेगी। तो इन सब चीज़ों को क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक्स। अब इकोनॉमिक्स की परिभाषा जानती हैं कि इकोनॉमिक्स का अध्ययन हम क्यों कर रहे हैं। बेसिकली एक प्रॉपर परिभाषा मैं आपको लिखा देती हूँ यहाँ पे। अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र विकल्प का चयन हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमारे पास संसाधनों की क्या है, कमी है, संसाधनों का क्या है, अभाव है, और यही उसका अध्ययन कहलाता है। अध्ययन करने का हमारे पास केवल एक ही कारण है, वो है हमारे पास संसाधनों की कमी होना। We choose to economics due to lack of resources. It's called study of economics. किसका अध्ययन कहलाता है, इकोनॉमिक्स का। क्लियर, यानी कि हमारा इकोनॉमिक्स को चुनने का केवल एक ही कारण है कि हमारे पास जो रिसोर्सेज है वो कम है। अगर हम रिसोर्सेज कम है तो इकोनॉमिक्स हमें सिखाएगा कि इनको कैसे बैलेंस करें, इनको कैसे लिमिटेड तरीके से यूज़ करें, अल्टरनेटिव ऑप्शन क्या हो सकते हैं। तो इन सब की कमी का उपयोग करना ही हमारा अर्थशास्त्र का अध्ययन कहलाता है। दैट्स कॉल्ड द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स। क्लियर। अब समझते हैं कि इकोनॉमिक्स वर्ड को हमने कहाँ से लाया, इसको कैसे डिवाइड किया, इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। ये हमने क्या ले लिया, अपना इकोनॉमिक्स। तो मैं आपको बता दूं कि जो आपका इकोनॉमिक्स वर्ड है वो दो वर्ड से टूटकर बना है। पहला वर्ड है आपका इको, दूसरा वर्ड है आपका नॉमिक्स। तो आपके ये दोनों वर्ड हैं वो कहाँ से लिए गए हैं, आपके ये दोनों वर्ड ड्राइव्ड किए गए हैं ग्रीक भाषा से। किस भाषा से, ग्रीक भाषा से। इको एंड नॉमिक्स। अब इको का मतलब क्या होता है, इको का मतलब होता है ग्रीक भाषा के अंदर ओक्यूनॉमस और ओकीनोमिया। पहला आपका हो गया ओक्यूनॉमस और दूसरा हो गया ओक्यूनोमिया। अब समझते हैं ओक्यू का मतलब क्या होता है। मैम आपने बता दिया, इको मतलब ओक्यू और नॉमिक्स मतलब नोमिया, लेकिन ओक्यू का मतलब क्या होता है, ओक्यू का मतलब, तो ओक्यू का मतलब होता है आपका हाउस। किस लैंग्वेज में, ग्रीक भाषा के अंदर क्या होता है, हाउस। हिंदी में क्या कह सकते हैं, गृह या घर। वहीं पे दूसरा वर्ड क्या है आपका, नोमिया या नोमस। नोमिया और नोमस का मतलब क्या होता है, मैनेजमेंट ऑफ हाउस। क्या होता है,
मैनेजमेंट ऑफ हाउस, यानी कि घर का प्रबंधन। किसका प्रबंधन? घर का प्रबंधन। तो यहाँ पे इसका प्रॉपर मीनिंग लिखते हैं, लिटरली मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स, हाउस होल्ड मैनेजमेंट। क्या होता है? हाउस होल्ड मैनेजमेंट, यानी कि गृहस्थ प्रबंधन। घर को कैसे चलाना है। आपकी माताजी होती है घर में, आपकी माताजी क्या करती हैं? किचन का लिस्ट का सामान बनाती है कि ये चीज़ें ख़त्म हो गई है, इन चीज़ों का इस्तेमाल करना है। तो वो क्या करती हैं? घर का प्रबंधन करती है। अब हम कभी कभी एक परिभाषा दे देते हैं एक स्त्री के लिए, एक महिला के लिए, कि तुम पढ़ी लिखी नहीं हो, तुम क्या करोगी। लेकिन एक अच्छे तरीके से समझा जाए तो वो घर का प्रबंधन करती है बिना पढ़े लिखे हुए भी। तो उसको तो इकोनॉमिक्स का ज्ञान है, तो इसका मतलब तो वो ज्ञानी हुई। उसको पता है कि घर में अगर ये चीज़ कम है तो इसका इस्तेमाल कितने दिन तक और कैसे चलाना है, अगर ये चीज़ ज़्यादा है तो इसका इस्तेमाल कब तक करना है और कैसे करना है। तो वो घर का पूरा प्रबंधन करती है। तो इसका अर्थ ये तो नहीं है ना कि वो अनपढ़ है या इलिटरेट है। तो हमारे मन में हमारे देश की जो महिलाएं हैं, देश की जो स्त्रियां हैं, उनके प्रति सोच है कि ये अनपढ़ है, इलिटरेट है। तो अब आप आज के बाद ये लेक्चर देखने के बाद कभी भी ये सोच मत रखना किसी भी महिला के लिए कि वो पढ़ी लिखी नहीं है, अगर उसने कुछ डिग्रियाँ या क्लासेस नहीं की। वो पूरे घर का प्रबंधन करती है, घर को मैनेज करती है, यानी कि उसको पूरी इकोनॉमिक्स आती है। तो इसका मतलब वो तो विद्वान है, ज्ञानी है, अपने आप में पंडित है। तो प्लीज़ समझ रहे हो आप मेरे कहने का अर्थ क्या है यहाँ पे। तो एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं इन चीज़ों को। हमने क्या क्या पढ़ा स्टार्टिंग से। हमने इकोनॉमिक्स को स्टार्ट किया, हमने बेसिक पढ़ा। क्यों पढ़ते हैं हम इकोनॉमिक्स? सबसे अच्छे चयन के लिए। दूसरा, संसाधनों का प्रबंधन कैसे करना है। तीसरा, संसाधनों का सबसे अच्छा उपयोग कहाँ करना है। चौथा आपका होता है बेहतर तरीके से वितरण कैसे करना है, इसका कैसे बांटना है। फिर हमने जाना कि इकोनॉमिक्स का उत्पत्ति में आने का क्या कारण है, कि भाई ऐसा क्या रीज़न रहा कि इकोनॉमिक्स हमारे इस्तेमाल में आई। तो पहला, सीमित संसाधन थे लेकिन इच्छाएं असीमित थी। दूसरा, संसाधनों की कमी थी, हमारे पास दुर्बलता थी। और तीसरा क्या था कि अगर किसी चीज़ की दुर्बलता है तो उसकी जगह दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें हमें कौन सिखाता है? इकोनॉमिक्स सिखाता है। फिर हमने जाना कि इकोनॉमिक्स की परिभाषा क्या हो सकती है। अगर एक शब्द एक लाइन में कहे तो अर्थशास्त्र की परिभाषा है अभाव की कमी, अभाव, विकल्प का अभाव होना, यानी अल्टरनेट ऑप्शन का अभाव होना। तो उसका अध्ययन ही क्या कहलाता है? आपका इकोनॉमिक्स कहलाता है। क्लियर? फिर हमने इकोनॉमिक्स वर्ड का ड्राइव किया। कहाँ से आया इकोनॉमिक्स वर्ड? आपका ग्रीक से आया है। इको का मतलब क्या होता है आपका? हाउस। नोमिया मतलब मैनेजमेंट ऑफ हाउस, यानी कि घर का प्रबंधन करना, गृहस्थ का प्रबंधन करना ही इकोनॉमिक्स कहलाता है। अब जानते हैं कि फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन थे? फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, तो मैं आपको बता दूं कि जो इकोनॉमिक्स के फादर थे वो थे आपके एडम स्मिथ। कौन थे? एडम स्मिथ। इनकी बुक लिखी थी इन्होंने इकोनॉमिक्स के ऊपर। उस बुक का नाम था द वेल्थ ऑफ नेशन। क्या नाम था? द वेल्थ ऑफ नेशन। कब लिखी थी? 776, यानी कि 1776 में इन्होंने अपनी किताब लिखी थी। उस किताब का एक बहुत फेमस स्टेटमेंट है। वो स्टेटमेंट आपका क्या था? इकोनॉमिक्स इज अ साइंस ऑफ वेल्थ। इकोनॉमिक्स इज अ साइंस ऑफ वेल्थ, यानी कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। अर्थशास्त्री हमें सिखाता है कि धन को किस तरीके से इस्तेमाल करना है।
एडम स्मिथ ने ही हमें बताया था कि एक ग्रह को चलाने के लिए हमें इकोनॉमिक्स आना चाहिए। तो देश भी तो हमारा अपना घर है, तो देश का प्रबंधन करने के लिए भी हमें इकोनॉमिक्स की ज़रूरत पड़नी चाहिए। तो इकोनॉमिक्स आएगा तभी तो हम देश को मैनेज कर पाएंगे। हमें पता ही नहीं है कि कहाँ पे कितना सामान लगना है, इसको कैसे इस्तेमाल करना है, तो फिर हम देश को कैसे चलाएंगे, अपने घर को कैसे चलाएंगे। तो ये सारी चीज़ें हमें केवल इकोनॉमिक्स सिखाता है। तो इसके फादर कौन हुए आपके? एडम स्मिथ। बुक कौन सी लिखी है उन्होंने? द वेल्थ ऑफ नेशन। कब लिखी? 1776 में। स्टेटमेंट क्या था? इकोनॉमिक्स इज अ साइंस ऑफ वेल्थ। ठीक है, इतना। अब जानते हैं कि फादर ऑफ इकोनॉमिक्स इन इंडिया। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स इन इंडिया, भारत के अंदर अर्थशास्त्र के पिता किसे कहा जाता है? तो मैं आप लोगों को बता दूं, ये नाम आपने बहुत सुना होगा, कौटिल्य, जिनको हम चाणक्य भी कहते हैं। ये केवल अर्थशास्त्र के पिता नहीं थे, ये राजनीति के भी पिता थे। इनका एक और नाम विष्णुगुप्त भी था। कौटिल्य, चाणक्य और विष्णुगुप्त, ये चंद्रगुप्त मौर्य के काल में थे। इनसे ज्ञानी व्यक्ति कोई नहीं था उस समय। ये इतने ज्ञानी थे कि इनके पास ऐसी कोई सी समस्या नहीं थी जिसका हल ना कर पाए। इनके अनुसार इकोनॉमिक्स की परिभाषा क्या थी? इन्होंने जो अपनी किताब लिखी है उस किताब का नाम था अर्थशास्त्र। हम जो कहते हैं ना कि इकोनॉमिक्स को हिंदी में अर्थशास्त्र कहते हैं, तो कहीं ना कहीं हम इनकी किताब से रिलेट करके ये शब्द हिंदी में कहते हैं। तो अर्थ का मतलब आप सबको पता है क्या होता है? धन होता है। धन मतलब मनी, और शास्त्र मतलब टेस्ट, यानी कि कोई चीज़ जो लिखित है, लिखित दस्तावेज है, उसको हम शास्त्र कहते हैं। तो यानी कि थोड़ा सा इसको मैं मॉडिफाई करती हूँ। अर्थ शास्त्र, ठीक है। तो इनके अनुसार मेनली जो इसकी परिभाषा थी वो थी इकोनॉमिक्स मेनली और प्रोमिनेंटली। मेनली और प्रोमिनेंटली मतलब मुख्य रूप से या ज़्यादातर डील्स विथ मनी, पैसे का लेन देन करता है या पैसे के हिसाब को समझाता है, उसी को हम क्या कहते हैं? अर्थशास्त्र कहते हैं। तो हमने एडम स्मिथ के बारे में जाना, यानी कि फादर ऑफ इकोनॉमिक्स इन्होंने 76 में बनाया था। फिर भारत के अंदर फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौटिल्य या चाणक्य या विष्णुगुप्त का कहा जाता है। इनको केवल इकोनॉमिक्स का फादर ना कहते हुए भी पॉलिटिक्स, यानी कि जो पॉलिटी होती है, हमारी राजनीति होती है, उसका भी पिता कहा जाता है। ये बहुत विद्वान व्यक्ति थे, अपने आप में बहुत ज़्यादा विद्वान। इनसे ज़्यादा विद्वान उस समय कोई नहीं था। इनकी जो किताब का नाम था वो अर्थशास्त्र था। अर्थ का मतलब बेसिकली धन होता है और शास्त्र मतलब लिखित दस्तावेज कोई। इनके अनुसार कहना था इकोनॉमिक्स मेनली और प्रोमिनेंटली डील्स विथ मनी। जो अर्थशास्त्र होता है उसका ज़्यादातर काम पैसे का लेन देन या हिसाब करना होता है। ठीक है, अब आज की इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इकोनॉमिक्स की एक्टिविटी और फैक्टर्स के बारे में जानेंगे। नॉन इकोनॉमिक्स एक्टिविटी क्या होती है।